कैसे सभी छात्र और छात्राएं, चलिए मैं आपका अपना टीचर गुलशेर गौड़। आप लोगों को पता है आज शनिवार है, शुक्रवार शनिवार है आज। तो शनिवार को हम आप लोगों के लिए लगातार जब से हमने टेस्ट सीरीज आप लोगों के लिए शुरू की थी, अब तक कोई भी गैप नहीं किया गया आपकी टेस्ट सीरीज में। प्रत्येक शनिवार आपको टेस्ट सीरीज प्रदान की जाती है, कराई जाती है, और आप लोग इसका कंटिन्यूटी के साथ फ़ायदा उठाइएगा। फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट सीरीज है, कोई भी पैसा आपका जमा नहीं होना है। तो आप लोग अपने एग्ज़ाम को मद्देनज़र रखते हुए अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएं, और आप लोगों के लिए कंटिन्यूटी के साथ लगातार प्रतिदिन जर्नल स्टडी की क्लास भी कराई जा रही है। तो आप विन आईएएस कैंपस के यूट्यूब पर आकर सर्च करिएगा और वहाँ से आप इस चीज़ का फ़ायदा उठाइएगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। आइए देखते हैं आज का जो हमारी क्लास है। ये क्लास नंबर टेस्ट की 21 है। इससे पहले 20 क्लास हो चुकी है, वो सब प्ले लिस्ट में पड़ी हुई है। क्लास है आज भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872। देखिए, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की किस धारा में डिजिटल हस्ताक्षर से संबंधित राय को सुसंगत माना गया है? सुसंगत मतलब मान्य किया गया है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की किस धारा में डिजिटल हस्ताक्षर से संबंधित राय को सुसंगत माना गया है? धारा 47A, धारा 113B, धारा 85A। बताइए किस धारा में डिजिटल हस्ताक्षर से संबंधित राय को, मशवरा को सुसंगत माना गया है? यह माना गया है धारा 47A में, धारा 47A। क्वेश्चन नंबर 2, वह तथ्य जिन्हें न्यायिक अवेक्षा में लिया जाएगा यह विनिर्दिष्ट किए गए हैं। वह तथ्य जिन्हें न्यायिक अवेक्षा में लिया जाएगा यह वह निर्दिष्ट किए गए हैं किस धारा में? धारा 56, धारा 57, धारा 58, धारा 59। बताइए, वह तथ्य जिन्हें न्यायिक अवेक्षा में लिया जाएगा यह विनिर्दिष्ट किए गए हैं, वो किए गए हैं धारा 57 में। बी आंसर हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 3, साक्ष्य अधिनियम की धारा 102 के अधीन साक्ष्य प्रस्तुत करने का भार है। साक्ष्य अधिनियम की धारा 102 के अधीन साक्ष्य प्रस्तुत करने का भार है किस पर? कभी कभी बदलता है, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन कभी नहीं बदलता, मतलब एविडेंस कभी नहीं बदलता। ए कह रहा है कभी कभी बदलता है, सी कह रहा है लगातार बदलता है। देखिए, स्थान, क्षेत्र, व्यक्ति के अनुसार जो एविडेंस होता है, जो साक्ष्य होता है, वो बदलता रहता है। साक्ष्य हमेशा परिवर्तनशील होता है, साक्ष्य अस्थायी होता है। ठीक है, मतलब अस्थायी का मतलब यहाँ ये नहीं है कि साक्ष्य मान्य नहीं होता है, अस्थायी का मतलब है बदलता रहता है। तो डी है कोई नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा लगातार बदलता रहता है। एविडेंस जो है वो बदलता रहता है। क्लियर है? इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, साक्ष्य अधिनियम की धारा 105 लागू होती है। साक्ष्य अधिनियम की धारा 105 लागू होती है किस पर? दांडिक विचारों पर, मतलब जो दंड से संबंधित मामले हैं उन पर, सिविल विचारों पर, सिविल मामले हैं जितने भी माल वगैरह का मुकदमा है, सी, ए और बी दोनों पर, मतलब सिविल पे भी और दांडिक मामलों पर भी। डी है कोई नहीं, नन ऑफ दीज। बताइए
साक्ष्य अधिनियम की धारा 105 लागू होती है, ये लागू होती है दंड के मामलों पर, दांडिक मामलों पर। ये आंसर क्लियर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, दहेज मृत्यु की उपधारणा, दहेज मृत्यु की उपधारणा साक्ष्य अधिनियम की किस धारा में दी गई है? दहेज मृत्यु की उपधारणा साक्ष्य अधिनियम की किस धारा में दी गई है? धारा 113 ख, धारा 113 क, धारा 113 डी, कोई नहीं, नन ऑफ दीज। यह है आपका धारा 113 ख में। क्या है धारा 113 ख में? दहेज मृत्यु की उपधारणा किस धारा में? 113 ख में। अगर ख की जगह बी हो, ए बी लिखा हुआ, तो आंसर आप बी करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 114 में निम्न में किसका प्रावधान है? इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 की धारा 114 में किस चीज का प्रावधान किया गया है या उल्लेख किया गया है? न्यायालय पक्षकारों से प्रश्न पूछ सकता है। बी, न्यायालय किन्हीं तत्वों के अस्तित्व की उपधारणा कर सकता है। तत्व मतलब एलिमेंट्स की, उसमें कौन कौन शामिल था? ए और बी दोनों, मतलब पक्षकारों से प्रश्न भी पूछ सकता है और अस्तित्व की तत्वों के उपधारणा भी कर सकता है। डी है केवल दूसरा। इसमें आंसर हो जाएगा 114 में जो उल्लेख है वह है न्यायालय किन्हीं तत्वों के अस्तित्व की उपधारणा कर सकता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी, केवल दूसरा। ठीक है, दूसरा मतलब ये वाला, न्यायालय किन्हीं तत्वों के अस्तित्व की उपधारणा कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 7, साक्ष्य अधिनियम 1872 में धारा 114 क, याद रखना धारा 114 क किस संशोधन द्वारा अंतः स्थापित की गई या जोड़ी गई? एक बार फिर देख लीजिएगा, साक्ष्य अधिनियम 1872 में धारा 114 क किस संशोधन द्वारा अंतः स्थापित की गई है? दंड विधि संशोधन अधिनियम 1983, बी, दंड विधि संशोधन अधिनियम 1984, सी, दंड विधि संशोधन अधिनियम 1986। बताइए, वेरी गुड। ये जो है जोड़ी गई है दंड विधि संशोधन अधिनियम 1983 द्वारा। ए आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्न में कौन सा वाद विबंध से संबंधित नहीं है? याद रखना, विबंध से संबंधित नहीं है। ए, श्री कृष्ण बनाम कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, बी, बनवारी लाल बनाम सुदर्शन, सी, शिव श्याम बनाम उत्तर प्रदेश, डी, भारत संघ बनाम मोक्षी बिल्डर्स। बताइए कौन सा वाद विबंध से संबंधित नहीं है? इसमें श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय भी विबंध से संबंधित है, बनवारी लाल सुदर्शन भी विबंध से संबंधित है, और शिव श्याम वर्सेस उत्तर प्रदेश भी विबंध से संबंधित है। इसमें भारत संघ बनाम मोक्षी बिल्डर्स, इसका संबंध विबंध से नहीं है। तो आंसर हो जाएगा हमारा डी। क्वेश्चन नंबर 9, साक्ष्य अधिनियम की किस धारा में प्रावधान है कि गवाह मतलब जो एविडेंस है, प्रूफ देगा, जो गवाह हो सकता है, किस साक्ष्य अधिनियम की किस धारा में है कि गवाह कौन हो सकता है? धारा 116 में, धारा 118 में, धारा 119 में। गवाह कौन हो सकता है इसका उल्लेख है धारा 118 में, धारा 118 में। क्वेश्चन नंबर 10, मूक साक्षी, मूक मतलब जो बोल नहीं सकता, द्वारा न्यायालय में लिखकर
या चिन्हों के द्वारा, चिन्ह मतलब प्रतीक के रूप में दिए गए साक्ष्य को माना जाएगा। मतलब अगर कोई गूंगा है, उसके द्वारा बोला नहीं जाता, तो उसने लिखकर कोई प्रूफ दिया है, कोई चिन्ह दिया है उसने इसके द्वारा, तो वो कैसा साक्ष्य माना जाएगा? दस्तावेजी साक्ष्य, मौखिक साक्ष्य, ना तो ए और ना ही बी। बताइए वो कैसा साक्ष्य माना जाएगा? वेरी गुड, ये माना जाएगा आपका, बताइए, वेरी गुड, मौखिक साक्ष्य माना जाता है। ठीक है, प्रूफेबल साक्ष्य होता है, प्रूफ के साथ माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, साक्षी को प्रति परीक्षण करने का अधिकार होता है। जो साक्षी होता है उसे प्रति परीक्षण करने का अधिकार होता है। ए, विरोधी पक्ष, बी, न्यायालय, सी, जो पक्ष साक्षी को बुलाता है। बताइए, साक्षी को प्रति परीक्षण करने का अधिकार होता है, कैसे? वो होता है विरोधी पक्ष को, जो अपोजिट पार्टी होती है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, साक्ष्य अधिनियम की किस धारा 121 किसके संबंध में प्रावधान करती है? साक्ष्य अधिनियम की धारा 121 किसके संबंध में प्रावधान करती है? पति व पत्नी को, राज्य के कार्यकलापों को, सी, न्यायाधीश और मजिस्ट्रेट को। धारा 121 का जो संबंध है वो है न्यायाधीश और मजिस्ट्रेट को। ठीक है, सी आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, न्यायालय की अनुमति के बिना सूचक पर्सन पूछा जा सकता है। जो न्यायालय है उसकी अनुमति के बिना सूचक पर्सन पूछा जा सकता है, कैसे और कब? प्रति परीक्षा में, मुख्य परीक्षा में, किसी भी प्रकरण में, डी, कोई नहीं, नन ऑफ दीज। बताइए, वेरी गुड, नन ऑफ दीज। न्यायालय की अनुमति के बिना सूचक पर्सन जो पूछा जा सकता है, सूचक, वो पूछा जा सकता है प्रति परीक्षा में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 154 किससे संबंधित है? धारा 154 का जो संबंध है वो किससे है? विश्वसनीय साक्षी, हितलाभी साक्षी, पक्षद्रोही साक्षी या फिर सह अपराधी साक्षी? बताइए, धारा 154 का जो संबंध है वो है पक्षद्रोही। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्न में से कौन सा शब्द भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत परिभाषित नहीं है? याद रखना, ऐसा कौन सा शब्द है जिसका उल्लेख साक्ष्य अधिनियम धारा 3 में नहीं किया गया है? ए, संस्वीकृति, बी, न्यायालय, सी, साक्षी, डी, दस्तावेज। बताइए, किसका प्रयोग धारा 3 में परिभाषित नहीं किया गया है? ये नहीं किया गया है संस्वीकृति। ए आंसर हो जाएगा हमारा। बाकी न्यायालय का भी प्रयोग किया गया है धारा 3 में, साक्षी का भी प्रयोग किया गया है और दस्तावेज का भी प्रयोग किया गया है। क्लियर? इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16, अवांछनीय विधि से प्राप्त साक्ष्य ग्राह्य है। ग्राह्य मतलब मान्य है, एक्सेप्टेबल है, यदि यह अन्यथा सुसंगत है। न्यायालय ने यह किस वाद में कहा है? अवांछनीय विधि से प्राप्त साक्ष्य ग्राह्य है यदि यह अन्यथा सुसंगत है। न्यायालय ने यह कथन किस वाद में कहा है? पुष्पा देवी एम जटिया बनाम एमएल वाधवावाद, बी, हरप्रसाद बनाम शिवदयालवाद, रोनी बनाम महाराष्ट्र राज्यवाद। बताइए, ये बात न्यायालय ने किस वाद में कही थी? ये बात न्यायालय ने कहा था पुष्पा देवी एम जस्टिन बनाम एमएल वाधवावाद में। ये आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 17 अवांछनीय विधि, याद रखना अवांछनीय विधि। क्वेश्चन नंबर 17 भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा में उसी समव्यवहार का भाग बनना शब्दों का प्रावधान है? बताइए, साक्ष्य अधिनियम की किस धारा में उसी समव्यवहार का भाग बनना शब्दों का प्रावधान है? किस भाग में? धारा 5, धारा 6, धारा 7, धारा 8? बताइए। वेरी गुड। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा में उसी समव्यवहार का भाग बनना या हिस्सा बनना का जो उल्लेख है वो है धारा 6 में। क्वेश्चन नंबर 18 साक्ष्य अधिनियम की किस धारा की धारा 8 किन किन तथ्यों के बारे में सुसंगति का नियम प्रतिपादित करती है? साक्ष्य अधिनियम की धारा 8, याद रखना धारा 8 की बात कर रहे हैं, किन किन तथ्यों के बारे में या किस किस एविडेंस के बारे में सुसंगति का नियम प्रतिपादित करती है? तैयारी, हेतु, आचरण या फिर सभी? बताइए। वेरी गुड। ये जो करती है वो करती है सभी के लिए, डी आंसर हो जाएगा। तैयारी भी आएगी इसमें, तैयारी के लिए भी, हेतु के लिए भी और आचरण के लिए भी। तो इसमें तीनों आंसर आ जाएंगे। हमारा आंसर हो जाएगा डी, सभी। क्वेश्चन नंबर 19 क कोई व्यक्ति है क चुराया हुआ माल, उसने माल चुराया है, यह जानते हुए कि वह चोरी का है, प्राप्त करने का अभियुक्त है। मतलब कै व्यक्ति ने किसी से चुराया हुआ माल खरीद लिया है या अपने पास रखा है या जो भी किया है, चोरी का है, प्राप्त करने का अभियुक्त है। उपरोक्त दृष्टांत है ए साक्ष्य अधिनियम की धारा 14 का, मतलब इसका साक्ष्य अधिनियम की धारा 14 में उल्लेख है, साक्ष्य अधिनियम की धारा 8 का, साक्ष्य अधिनियम की धारा 13 का। बताइए। क चुरा हुआ माल यह जानते हुए कि वह चोरी का है, प्राप्त करने का अभियुक्त है, मतलब उस पर प्राप्त करने का वो लगाया गया आरोप। तो ये धारा 14 में उल्लेख है इसका, तो आंसर हो जाएगा हमारा ए, धारा 14। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 और लास्ट क्वेश्चन आज के टेस्ट का, साक्ष्य अधिनियम किस धारा में स्वीकृति को परिभाषित किया गया है? साक्ष्य अधिनियम की किस धारा में स्वीकृति को परिभाषित किया गया है? धारा 16 में, धारा 16 में, धारा 17 में, धारा 20 में या फिर कोई नहीं? बताइए। मोस्ट इंपोर्टेंट, यह परिभाषित किया गया है धारा 17 में। ठीक है। साक्ष्य अधिनियम की किस धारा में स्वीकृति को, याद रखना स्वीकृति को परिभाषित किया गया है? तो स्वीकृति को जो परिभाषित किया गया है धारा 17 में किया गया है। तो ये था प्यारे छात्र और छात्रों आज का हमारा टॉप 20 नंबर का इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 से टेस्ट। आप ईमानदारी के साथ अगर इसकी लगातार हमारे साथ प्रैक्टिस करते हैं और आपका जो लक्ष्य है 2022 और 23, तो आपका एग्ज़ाम आप निश्चित रहिएगा, निकलने से कोई भी नहीं रोक सकता। आप एग्ज़ाम पास करके आएंगे और इसके साथ साथ आपको जनरल स्टडी, करंट अफेयर की क्लास भी कराई जा रही है और टेस्ट भी कराए जा रहे हैं। और जो बच्चे उत्तराखंड से रिलेटेड हैं उन लोगों के लिए स्टेट लेवल का टेस्ट भी चल रहा है उत्तराखंड का, और स्टेट की क्लासें भी चलाई जा रही है। तो आप हमारे साथ कंटिन्यूटी के साथ काम करें, मिलकर मेहनत करें। देखो, एक थाली से, एक हाथ से कुछ नहीं होने वाला है। दोनों हाथ से थाली पिटती है, एक हाथ से नहीं पिटती। आप और हम जब दोनों मिलकर काम करेंगे तो वो 100% होगा। हम अपना 100% चेक कंटिन्यूटी के साथ कितना भी दे रहे हैं, लेकिन जब तक आप हमारे साथ मेहनत नहीं करेंगे वो 100% नहीं हो सकता। जितनी मेहनत हम करें उसका 50% आप कर लीजिएगा, मिलके आप एग्ज़ाम पास कर जाएंगे, कोई भी दिक्कत नहीं आनी एग्ज़ाम में। तो चलिए, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा
लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने का प्रयास करें। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट एनर्जी के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक आप बने रहिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा